हेलो एवरीवन। हमारा ये क्लास 9th की फिज़िक्स चल रही है, जिसमें हमारा आज फर्स्ट लेक्चर है चैप्टर 10, जो कि है हमारा वर्क, एनर्जी एंड पावर। ठीक है, तो जो आपके 9th के फिज़िक्स का सेकेंड लास्ट चैप्टर है, ठीक है, वर्क, एनर्जी एंड पावर। तो इसमें आज हम लोग इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे, विच इज़ वर्क। ठीक है, हम समझेंगे वर्क क्या होता है। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग बता दोगे बहुत आसानी से कि वर्क एक बहुत ही कॉमनली यूज्ड वर्ड है। हम अपनी डेली लाइफ में भी बहुत यूज़ करते हैं इस वर्ड को। पूछते हैं कि तुमने ये काम किया कि नहीं, हैव यू डन दिस वर्क, ये वो। तो वर्क एक बहुत ही कॉमन इंटरप्रिटेशन है कोई भी काम करने का। तो अगर हम उसको आम भाषा में समझाएं तो व्हाट इज़ वर्क। वर्क को कैसे समझाओगे? ये बोलोगे कि अगर मैं इसको लिखूँ, अगर हम इस चैप्टर को शुरू करें कैसे, तो वर्क के हम डिनोशन समझेंगे कि कैसे उसको इस चैप्टर में, या यूँ कह लो साइंस में, हाउ इज डेली यूजेज ऑफ वर्क डिफरेंट फ्रॉम साइंटिफिक रिप्रेजेंटेशन, और यू कह लो डिफरेंट फ्रॉम साइंटिफिक मीनिंग। ठीक है, तो ये हमारा जो वर्क है, अगर हम रोजमर्रा की जिंदगी में कहें तो इट इज जस्ट, क्या कहते हैं हम, इट इज जस्ट एन एक्शन। ठीक है, व्हाट इज वर्क? वर्क इज एन एक्शन। अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूं तो जैसे वर्क आपके मुताबिक, जैसे मान लो आपके एग्जाम्स आ रहे हैं, ठीक है, तो अगर आपका टेस्ट है तो आप क्या करोगे? आप पढ़ोगे, आप बहुत से असाइनमेंट सॉल्व करोगे, आप अपने क्लासेस अटेंड करोगे, आप लेक्चर्स सुनोगे, आप पढ़ाई करोगे, बुक्स पढ़ोगे, तो ये सब। और फिर इन दी एंड अगर कोई पूछे कि व्हाट हैव यू डन, तो आप क्या कहोगे? मैंने बहुत काम किया, मैंने बहुत से असाइनमेंट्स कंप्लीट किए, मैंने बहुत से होमवर्क किया, मैंने बहुत से क्लासेस ली, मैंने बहुत सी वीडियोज सुनी फॉर द टेस्ट, है ना। तो इस तरह से आप कहोगे कि आपने वर्क किया। ठीक है, तो ये तो हुआ वर्क का एग्जाम्पल इन अ रेगुलर बेसिस, जो हम बात करते हैं, इन अ कॉन्वर्जेशन जो हम यूज करते हैं। लेकिन साइंस इसको वर्क नहीं मानता। ठीक है, तो अगर हम ये कहें कि व्हाट इज द साइंटिफिक मीनिंग ऑफ वर्क, ठीक है, अगर मैं इस बात को कहूं कि अगर ऐसा है तो फिर साइंस की नॉलेज में या साइंस की टर्मिनोलॉजी में, साइंस की लैंग्वेज में वर्क किसे कहते हैं? तो लेट्स स्टार्ट विद दिस कि व्हाट इज द साइंटिफिक conception of work। तो हम ये समझते हैं कि what is work according to science। ठीक है, तो इस बात को समझने के लिए कि साइंस के व्यू में, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से वर्क क्या होता है, तो लेट्स कंसिडर फ्यू एग्जाम्पल्स। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल कंसिडर करें। जैसे मान लो एक पत्थर, एक पेबल है, ठीक है, आपने क्या किया, आपने एक पेबल जो कि सरफेस पे पड़ा हुआ था, लेट्स से ये सरफेस और यहाँ पे कोई पेबल पड़ा हुआ था, इसको आपने क्या किया, इस पेबल को आपने उठाया और कुछ डिस्टेंस तक फेंका, लेट्स से, उसके बाद ये यहाँ पे आके गिरा। ठीक है, तो पेबल यहाँ पे आने के बाद गिरा। तो इस केस में क्या किया, आपने कुछ फोर्स एक्सर्ट किया इस पेबल को पॉइंट ए से पॉइंट बी मूव करने के लिए, आपने कुछ फोर्स तो एक्सर्ट किया। ठीक है, लेट्स से आपने एफ फोर्स एक्सर्ट किया, इस डायरेक्शन में एक्सर्ट किया, है ना, और इसने कितना डिस्टेंस मूव किया, इतना डिस्टेंस, लेट्स से हम उसको एस से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो दिस इज द डिस्टेंस फ्रॉम, मतलब कितना डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। यहां से मूव करा के आप कहाँ लेके गए, उसे कहाँ लैंड करवाया, पॉइंट बी पे लैंड करवाया, कितना फोर्स लगाया, एफ फोर्स लगाया, क्योंकि खुद तो मूव हुआ नहीं, आपने एक्सटर्नल फोर्स दिया। तो ये पहला कंडीशन है, लेट्स से कि ये एक कंडीशन है, काम तो आपने यहाँ पे भी किया। ओके, आगे चलते हैं। हम मान लेते हैं कि कोई ट्रॉली है, ठीक है, कोई भी ट्रॉली मान लो, और कोई लड़की है जो कि उस ट्रॉली को पुश कर रही है या फिर पुल कर रही है, तो ये बेसिकली उसको मूव करवा रही है। ठीक है, तो अगेन द सेम केस, ये आपका पॉइंट ए है और ये आपका पॉइंट बी है। इनिशियली हम मान लेते हैं आपकी ट्रॉली जो है वो यहाँ पे थी। ठीक है, लड़की ने इसको क्या किया, इसको पुल किया, उसको खींचा, ठीक है, इस डायरेक्शन में खींचा, और वो बाद में यहाँ पे आपकी जो ट्रॉली है वो यहाँ पे आ गई, इस लोकेशन पे, ठीक है, बी पे। तो कितना वर्क इसने किया, इसको हम S1 मान लेते हैं इस केस में, और यहाँ पे कुछ F1 फोर्स उसने लगाया होगा, ठीक है, पुल करने में, है ना। तो F1 फोर्स लगाया। ये दूसरा केस मान लेते हैं, तो दिस इज केस 1 एंड दिस इज केस 2, ठीक है। अब हम एक और केस मानते हैं, इसमें क्या है, हम मानते हैं
बुक है जो कि एक हाइट पे हमें लेके जानी है, वी हैव टू लिफ्ट अ बुक। जैसे मान लेते हैं ये आपका टेबल सरफेस है, ठीक है, दिस इज अ टेबल सरफेस, और यहाँ पे आपकी बुक पड़ी हुई है और आपको क्या करना है, इसे उठाना है, मतलब यू हैव टू लिफ्ट इट, और किसी हाइट पे, मान लो ये h हाइट है, आपको यहाँ पे लेके जाना है। आफ्टर सर्टेन टाइम वो इस यहाँ से लेके, मतलब ये जो ग्राउंड पे पड़ी हुई थी, यहाँ से लेके बुक कहाँ गई, ऊपर आ गई, ठीक है, ऑल राइट। अब इसे लिफ्ट करने के लिए भी आपने फोर्स लगाई, किस डायरेक्शन में लगाई, ऊपर की डायरेक्शन में। यहाँ पे क्या था, हम हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा रहे थे, मतलब इस डायरेक्शन में, लेकिन इधर क्या है, हमने क्या कौन सी लगाई फोर्स, वर्टिकल, मतलब अपवर्ड फोर्स लगाई, ठीक है। तो ये 3 एग्जाम्पल्स हम कंसिडर करते हैं, और इस केस में भी क्या होगा, बुक ऊपर आ जाएगी, लिफ्ट हो जाएगी कुछ सर्टेन डिस्टेंस तक, जितने हाइट तक हमने फोर्स लगाई है ना। तो ये जो कंडीशंस है, ये केसेस, मान लो मैं इसको क्या मान लेती हूँ, यहाँ पे मैं इसको अपना केस 3 मान लेती हूँ, ठीक है। तो इतना कंसिडर करने के बाद क्या हम ये कह सकते हैं कि अगर हम साइंटिफिकली वर्क को डिफाइन करें कि व्हाट इज वर्क अकॉर्डिंग टू साइंस, व्हाट इज वर्क इन द परसेप्शन ऑफ साइंस, तो अगर मैं उसको समझाऊं इन सिचुएशंस को एग्जाम्पल लेके, तो हम क्या कह सकते हैं, वर्क होना उसके क्या क्या कंडीशंस हैं, ठीक है, उससे कुछ कंडीशंस है। तो ये तीनों एग्जाम्पल्स है वो आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम वर्क के होने के कंडीशंस डिस्कस करते हैं कि व्हाट आर द कंडीशंस जो कि अगर फुलफिल हो रही है तो हम कहेंगे कि वर्क हो रहा है, वर्क इज डन। लेकिन अगर वो कंडीशंस फुलफिल नहीं हो रही है तो हम कहेंगे कि वर्क इज नॉट कंसिडर्ड टू बी डन, ठीक है। तो हम बात करेंगे कंडीशंस इन विच, या फिर इसको ऐसे लिख दो, कंडीशंस फॉर वर्क डन, ठीक है। क्या लिख सकते हैं हम इसको, कंडीशंस फॉर वर्क डन, ठीक है। कि अगर आप कुछ काम कर रहे हो इन परसेप्शन ऑफ साइंस, तो उसके लिए कौन कौन सी कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। तो हमारा फर्स्ट जो कंडीशन है जो हमें पूरा करना होगा अगर हम कह रहे हैं कि वर्क डन हुआ है, फर्स्ट क्या है, अ फोर्स, जो तीनों केसेस में एप्लीकेबल थी। क्या था, अ फोर्स शुड एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट, है ना। ये जो कंडीशन है, पहली कंडीशन, वो तीनों केसेस में हो रहा था। जब हमने पेबल को उठा के फेंका कुछ दूर तो हमने फोर्स लगाया, जब वो उस लड़की ने उस ट्रॉली को पुल किया तो एक फोर्स लगाया, जब एक पड़े हुए बुक को एक हाइट पे उठाया तो उसके लिए भी फोर्स लगाया। तो हम क्या कह सकते हैं, जो फर्स्ट कंडीशन है, अ फोर्स शुड एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट, तो तीनों केसेस में फोर्स लग रही थी, ठीक है, चाहे किसी भी डायरेक्शन में हो पर फोर्स लग रही थी, ठीक है। तो ये पहला कंडीशन है जो कि वो तीनों सिचुएशंस जो है वो फॉलो कर रही थी। अब अगर हम कंसिडर करें दूसरा सिचुएशन, सेकंड कंडीशन, वो क्या है, द ऑब्जेक्ट मस्ट बी डिस्प्लेस्ड। क्या है, द ऑब्जेक्ट मस्ट बी डिस्प्लेस्ड, ये हमारा दूसरा कंडीशन है फॉर द टू कंसिडर कि वर्क हुआ है, ठीक है। तो हमने ये दोनों कंडीशन देख ली, जिसके बेस पे अगर हम कहें कि ये दोनों फुलफिल हो रही है, क्या है, ये दोनों फुलफिल होनी चाहिए, इनमें से कोई भी अगर एक भी फुलफिल नहीं हो रही है तो हम कहेंगे कि वर्क इज नॉट डन, ठीक है। मतलब इफ एनी, इसके नीचे हम लिखेंगे इफ एनी वन ऑफ द अबव कंडीशंस, मतलब इन दोनों में से अगर कोई एक कंडीशन भी फुलफिल नहीं हो रही है तो हम क्या कहेंगे, विल से if any one of the above conditions is not fulfilled, तो हम क्या कहेंगे, वर्क इज नॉट डन, ठीक है। तो अगर हम चाहते हैं कि हम कहें कि किसी सिचुएशन में अगर हम कंसिडर करें कि वर्क इज डन, तो हमें इन दोनों कंडीशंस को फुलफिल करना होगा। अगर कोई एक भी नहीं हो रही फुलफिल तो हम कहेंगे कि वर्क इज नॉट कंसिडर्ड टू बी डन, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम अगर मैं कहूँ एक और सिचुएशन दूं कि फॉर एग्जाम्पल एक बुलक कार्ट तो सबको पता है, तो अगर इस केस में हम कहें कि द कार्ट इज मूविंग, मतलब कार्ट मूव हुआ, ठीक है, फोर्स तो लगी, कार्ट भी मूव हुआ, ठीक है। तो इस केस में भी क्या हम कहेंगे कि वर्क हुआ है, तो डेफिनेटली हुआ है, क्यों, क्योंकि मूवमेंट तो हुआ और फोर्स भी लगी। तो इस केस में क्योंकि फोर्स का भी पार्ट है और ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट भी आया है, तो इस केस में हम कहेंगे कि वर्क इज सेड टू बी डन, ठीक है। तो ये हमारा केस है थियोरेटिकल, जो हम जितना समझा सकते हैं कि वर्क डन होने के क्या क्या कंडीशंस होती हैं, ठीक है, ओके। अब अगर हम कहें
कि इसका अगर मान लो हमें कोई फॉर्मूला चाहिए या हम कैलकुलेट कैसे करें कि वर्क कैसे डन माना जाता है, तो हम उसको कैसे निकालें। तो मान लेते हैं सबसे पहले तो ये आई होप ये वाले कंडीशंस क्लियर हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है जो आपको पता होनी चाहिए। व्हाट आर द कंडीशंस फॉर वर्क टू बी डन, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट्स हैं जो पता होने चाहिए सर। आगे चले तो अगर हम कहें कि अगर हमें कैलकुलेट करना है कि वर्क डन कितना है, कितना वर्क डन हुआ है, हम कैसे कैलकुलेट करेंगे उसे। तो उसके लिए हम मान लेते हैं, एक सिचुएशन लेते हैं जहाँ पे हम कहते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, लेट्स से ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और इसके ऊपर क्या है, अब कोई फोर्स एक्ट कर रही है, ठीक है। यहाँ पे मैं एक वर्ड यूज करूंगी, क्या, कांस्टेंट फोर्स, ठीक है, कांस्टेंट फोर्स। अच्छा, कांस्टेंट फोर्स क्या होगा, इसका मतलब मान लो आपका कुछ टाइम स्पैन है, फॉर एग्जाम्पल हम जो एक ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना फोर्स एक्ट कर रहा है हम उसको नोट कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने जो अपनी रीडिंग्स लेनी शुरू की है, हमने उसको नोट करना शुरू किया टाइम टी 0 से लेके फोर्स कितना है, ठीक है। तो अगर मैं कांस्टेंट फोर्स समझाऊं तो 0 सेकेंड्स पे, टाइम की रीडिंग में 0 सेकेंड्स पे ले रहा हूं। फोर्स तो हम सब जानते हैं वो न्यूटन में होता है, उसकी ऐसा यूनिट न्यूटन है। तो अगर मैं 0 सेकेंड्स पे लूं टाइम में, मतलब 0 सेकेंड पे, मतलब इनिशियली बस हमने रीडिंग लेनी स्टार्ट ही करी है, वर्क की वैल्यू, फोर्स की वैल्यू हमें पता चली इट इज 10 न्यूटन, ठीक है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, 5 सेकेंड बाद फिर देखा इट इज अगेन 10 न्यूटन, फिर 10 सेकेंड मतलब और 5 सेकेंड बाद देखा फिर से 10 न्यूटन, ऐसे करते करते हमने 15 बाद देखा फिर से 10, 20 उसमें भी 10। तो हम क्या देख सकते हैं, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है क्या फोर्स की वैल्यू चेंज हो रही है, नहीं, इट इज 10। हर केस में हम क्या देख रहे हैं कि 10 न्यूटन ही है फोर्स जो एक्ट कर रहा है ऑब्जेक्ट पे। तो क्योंकि इट इज कॉन्स्टेंट, फोर्स चेंज नहीं हो रहा, फोर्स की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, वो सब में हर सिचुएशन में सेम है। टाइम बढ़ रहा है लेकिन किसी भी रैंडम टाइम पे, जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ 5-5 सेकंड का ही लो, मान लो मैं बीच में 2 सेकंड्स में भी देख रही हूँ, तब भी मैं देखूंगी क्या कि वैल्यू क्या है, 10। तो अगर ऐसा है, ऐसा कोई सिचुएशन है जहाँ पे जो फोर्स की वैल्यू वो चेंज नहीं हो रही है, तब हम कहेंगे इट इज अ कांस्टेंट फोर्स। क्या है, कांस्टेंट फोर्स, मतलब फोर्स की जो वैल्यू है वो चेंज नहीं हो रही है, ओके। तो ऐसे फोर्सेस को हम कहेंगे कांस्टेंट फोर्स। अब आप पूछोगे अगर मान लो अब यहाँ पे वैल्यू चेंज हो रही है, हम अलग अलग टाइम पे देखें लेकिन हर टाइम हमें अलग अलग वैल्यू मिल रही है, तो उस केस में क्या कहेंगे, वैसे फोर्सेस को कहते हैं, उसे हम कहते हैं वेरिएबल फोर्स। क्या कहेंगे, वेरिएबल फोर्स। लेकिन वो अभी हमारे जाना जरूरी नहीं है, अभी हम सिर्फ कांस्टेंट फोर्स की बात करेंगे कि हम जब भी देख रहे हैं टाइम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो हम क्या देख रहे हैं कि उसके ऊपर फोर्स जो कि जो वैल्यू है वो सेम है, ठीक है, ओके। तो अब हम क्या कंसिडर कर रहे हैं कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं इसको ए, ऑब्जेक्ट ए है, ठीक है। अब क्या है, वी आर सेइंग कि इस कांस्टेंट फोर्स पे कुछ, मतलब ऑब्जेक्ट पे कोई कांस्टेंट फोर्स एक्ट कर रही है विच इज एफ, ठीक है। हम क्या मानते हैं कि ये कोई ऑब्जेक्ट है और इसके ऊपर कुछ कांस्टेंट फोर्स एफ एक्ट कर रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन में। अब हम क्या कहते हैं कि मान लो ये टेबल पे पड़ा हुआ है, ओके। अब क्योंकि फोर्स एक्ट कर रहा है तो मूव करेगा, इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं अलोंग द फोर्स। तो हम देखते हैं कि ये मान लो ये पॉइंट ए है, या चलो इसको पॉइंट एक्स मान लो, और थोड़ी देर बाद हम देखेंगे कि ये पॉइंट वाई पे चला गया, सेम बॉक्स, क्योंकि हमने इसको मूव किया, तो ये जो ए बॉक्स है वो जो पहले एक्स पे था अब वाई पे चला गया, इस डायरेक्शन में इसने अपना मोशन दिखाया। तो इस केस में हम क्या कह सकते हैं, कुछ डिस्प्लेसमेंट तो हुआ है एक्स टू वाई, तो एक्स टू वाई के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है उसको मैं क्या मान लेती हूँ, एस मान लेती हूँ, ठीक है, एस इज फॉर डिस्प्लेसमेंट। तो इस केस में मैं क्या कह सकती हूँ कि मैंने फोर्स लगाया ए ऑब्जेक्ट पे जो कि पहले पड़ा हुआ था एक्स पॉइंट पे, फोर्स लगाया तो क्या हुआ, वो डिस्प्लेस हुआ तो वाई पे आ गया, और उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, एस है, और फोर्स क्या है, कांस्टेंट फोर्स है, मतलब कभी भी आप इस फोर्स को देखोगे तो उसकी वैल्यू सेम ही आएगी, तो उसको मैं एफ से डिनोट कर रही हूँ, ठीक है। और उसका डायरेक्शन है इधर वाला, मतलब जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में मोशन भी हो रहा है। तो ये हमारा जो है ये एक सिनेरियो है जो हम कंसिडर करते हैं। और हम इसके केस में अगर हम देखें कि वर्क डन हुआ है, तो सबसे पहले अगर मैं देखूं तो क्या ऐसा वर्क डन हुआ है, तो आप सब बोलोगे हुआ है, क्यों, क्योंकि फोर्स भी लगी है और डिस्प्लेसमेंट भी हुआ है, यही दोनों कंडीशंस थी, दोनों फुलफिल हो रही है, तो हम कहेंगे कि वर्क इज कंसिडर्ड टू बी डन, ठीक है। तो मतलब वर्क डन तो हुआ है, ठीक है। अब अगर हम आगे देखें कि हम अब हमें वर्क डन निकालना है कि कितना वर्क डन हुआ है, तो अगर मैं देखूं वर्क डन कितना है, इसको मैं किससे डिफाइन करूंगी, इसको मैं डब्ल्यू से डिफाइन करूंगी, कैपिटल डब्ल्यू, ठीक है, दिस इज द डिनोशन फॉर वर्क डन। तो अगर मैं देखूं कि कैसे पता लगा सकते हैं, हाउ टू डिफाइन वर्क डन, तो वर्क डन को वी विल डिफाइन, इट इज इक्वल टू द
प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट एंड द डिस्प्लेसमेंट, मतलब कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, विच इज एस। ठीक है, तो मैं क्या लिख सकती हूँ, फोर्स जो एक्ट हो रहा है इनटू द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या पता लगा सकते हैं, व्हाट इज द वर्क डन। तो मैं इसको कह सकती हूँ W इज इक्वल टू F इंटू एस, क्योंकि F इज फोर्स एंड S इज डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो इसका प्रोडक्ट, दिस इज हाउ हम वर्क डन निकालते हैं। क्या होता है वो, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स, कितना फोर्स एक्ट हो रहा है, इनटू मतलब मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, कि कितना डिस्प्लेस हो रहा है वो ऑब्जेक्ट, उस फोर्स के लगने के टाइम में वो कितना डिस्प्लेस हुआ, दैट इज इक्वल टू द वर्क डन। ठीक है, तो ये बात हमें पता चल गई। तो अगर हम इसे लिखें, डेफिनेशन में लिखें, तो क्या लिख सकती हूँ मैं, इसी बात को, इसी फॉर्मूले को, वी कैन राइट हाउ टू डिफाइन वर्क। अगर आपको आता है क्वेश्चन में व्हाट इज हाउ टू डिफाइन वर्क, तो क्या लिखेंगे, वी डिफाइन वर्क टू बी इक्वल टू द प्रोडक्ट of force and displacement। ठीक है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो प्रोडक्ट है वही वर्क है। ठीक है, तो ये हमने वर्क डन का फॉर्मूला निकाला और उसकी डेफिनेशन की। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि अभी तक हमने बहुत सी क्वांटिटीज देखी है, जिसमें बहुत सी क्वांटिटीज में सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे थे हम, बहुत में डायरेक्शन भी था। तो ऐसी क्वांटिटीज को मैंने आपको बताया था हम क्या कहते हैं, मैंने वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। तो अगर मैं कहूँ कि ये जो नया यहाँ टर्म हमने सीखा वर्क, ये कैसी क्वांटिटी है, तो अगर मैं यहाँ पे वर्क के बारे में बताऊं तो क्या लिख सकते हैं हम वर्क के बारे में, कि वर्क का सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, उसका कोई डायरेक्शन नहीं होता। ठीक है, ये बात जाननी जरूरी है कि वर्क हैज ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन। ठीक है, वर्क हैज ओनली मैग्नीट्यूड एंड नॉट डायरेक्शन। ठीक है, अच्छा, लेकिन वर्क क्या है एक्चुअली, एंड नॉट डायरेक्शन। ठीक है, लेकिन वर्क क्या है, इट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, फोर्स क्या है, फोर्स की डायरेक्शन होती है, हमें पता है, हम इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, इधर लगा रहे हैं, नीचे लगा रहे हैं, ऊपर लगाते हैं, इसका तो है डायरेक्शन फोर्स का। इस तरीके से डिस्प्लेसमेंट भी हमने पढ़ा था, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था हमने मोशन चैप्टर में, तो उसमें भी हमने क्या कहा, डिस्टेंस क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी, इसकी भी डायरेक्शन है। लेकिन उसके बावजूद भी, तो जब ये दोनों ही वेक्टर क्वांटिटीज है, लेकिन उसके बावजूद वर्क इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, इट डज नॉट हैव डायरेक्शन। ये बात पता होनी इंपॉर्टेंट है कि इसका डायरेक्शन नहीं होता है, इसका सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, ओके, तो ये बात हमने कंसिडर कर ली। हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्या हम देखेंगे, इसकी यूनिट्स जो हम हमेशा निकालते हैं, हमने हर क्वांटिटी की यूनिट निकाली है, तो हम इसमें भी इसकी यूनिट निकालेंगे। ओके, तो कैसे निकाल सकते हैं हम इसकी यूनिट्स, हमने अभी क्या देखा, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू द डिस्प्लेसमेंट, है ना। ओके, अब फोर्स का मान लेते हैं, कोई सिचुएशन हम लेते हैं जहां पे हमने फोर्स कितना लगाया, 1 न्यूटन का फोर्स लगाया, और 1 न्यूटन के फोर्स लगाने पे ऑब्जेक्ट का मोशन, मतलब उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना हुआ, वो हुआ बाय 1 मीटर, उसने 1 मीटर से डिस्प्लेस हुआ। अब अगर मैंने इन दोनों वैल्यूज इसमें रखी तो मैं वर्क का फॉर्म निकाल सकती हूँ, कितना वर्क हुआ, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, 1 न्यूटन मीटर, है ना, इतना आएगा वर्क। तो वर्क की यूनिट क्या हो गई इससे, वर्क की यूनिट क्या हुई, वी कैन राइट द SI यूनिट, और आई कैन राइट द, दिस इज वर्क। ओके, सो द यूनिट ऑफ वर्क डन इज, क्या बोलेंगे हम, इट इज न्यूटन मीटर एन एम। क्यों, क्योंकि इसके जो दो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, हमने जो फॉर्मूला हमने निकाला था उसमें उसके यूनिट्स डाले और फिर उससे हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया, क्योंकि फॉर्मूले में वही था, और जो हमारा रिजल्टेंट यूनिट आया वही हमारा वर्क का यूनिट है, विच इज न्यूटन मीटर। ठीक है,
तो इससे हमें पता चला द यूनिट ऑफ वर्क। अब अगर हम आगे जाएं और एक और यूनिट दें, जो वो क्या हो सकता है वर्क का, वो होता है जूल। क्या होता है? जूल, JOULE, जिसको हम कैपिटल J से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं? कैपिटल J से। तो जूल इज अनदर यूनिट ऑफ वर्क। तो दोनों हो सकते हैं, न्यूटन मीटर भी ठीक है और जूल भी ठीक है। ओके, तो अगर मैं डिफाइन करूं कि हाउ डू यू डिफाइन 1 जूल अमाउंट ऑफ वर्क, तो मैं इसको क्या, इस न्यूटन मीटर को मैं 1 जूल भी लिख सकती हूँ। ठीक है, न्यूटन मीटर इज ऑल्सो इक्विवेलेंट टू 1 जूल। तो अब अगर मैं कहूँ कि हाउ टू डिफाइन दिस 1 जूल अमाउंट ऑफ वर्क, कुछ काम हुआ जिसकी वैल्यू 1 जूल थी, तो अगर हम इसे डिफाइन करें 1 जूल ऑफ वर्क को या फिर 1 न्यूटन मीटर, दोनों तो सेम ही है। ठीक है, तो अगर हम इसे डिफाइन करें तो कैसे कर सकते हैं, उसका भी डेफिनेशन देखते हैं क्या होता है। तो अगर मैं उसके डेफिनेशन की बात करूं तो क्या हो सकता है, वी कैन राइट 1 जूल अमाउंट ऑफ वर्क, क्योंकि जूल क्या है, वर्क की यूनिट है। तो 1 जूल इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट when a force of 1 Newton displaces it by 1 meter along the line of action of the force। तो ये हुई हमारी 1 जूल अमाउंट ऑफ वर्क का डेफिनेशन कि 1 जूल क्या है। अगर हमने 1 जूल वर्क हमें निकाला तो क्या हुआ है, असल में 1 न्यूटन की फोर्स लगी है और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, बाय 1 मीटर। तभी देखो ना, वर्क इज इक्वल टू व्हाट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स अगर हमने 1 न्यूटन लगाया और 1 मीटर लगाया, मतलब 1 मीटर वो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हुआ, तभी तो हमें 1 न्यूटन मीटर मिलेगा। और न्यूटन मीटर ही तो जूल होता है, तो हमें 1 जूल ऑफ वर्क मिल गया। तो इसी तरीके से हमने इसका बेसिकली हमने फॉर्मूले से ही डेफिनेशन निकाली है। तो हमेशा यही होता है, आप फॉर्मूले से डेफिनेशन निकालते हो, डेफिनेशन से फॉर्मूला निकालते हो, ये दोनों इंटरकनेक्टेड चीजें होती है। ये हर फिजिकल क्वांटिटी के लिए ये बात वैलिड है। ठीक है, तो हमने देखा, तो अगर उसमें ये वैल्यू जब डालोगे इस फॉर्मूले में तो आपको वही मिलेगा 1 जूल जो आप डिफाइन कर रहे हो। ठीक है, ओके, तो इससे हमें पता चल गया वर्क क्या होता है, हमें वर्क की फॉर्मूला मिल गया। अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हम वो कैसे करेंगे, हमें मिल गया कि अगर हमें निकालना है उसकी SI यूनिट तो हमने उसकी SI यूनिट निकाल ली, तो और उसको हमने डिफाइन भी कर दिया। अब हम इसके बेस पे एक न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल्स फिजिक्स में हमेशा ही इंपॉर्टेंट होते हैं और ये आपके NCERT का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो वी विल कंसिडर दिस एग्जाम्पल और उसके बाद हम आगे चलेंगे। ठीक है, तो इसका जो एग्जाम्पल वो क्या कहता है, सो लेट्स राइट द एग्जाम्पल। हाँ, तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन इज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, फोर्स कितना है, 5 न्यूटन है। ओके, द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड थ्रू 2 मीटर। ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। आगे चलते हैं। इफ द force acts on the object all through the displacement, हमें क्या निकालना है, find the work done। ठीक है, तो हमें इसमें क्या निकालना है, इस क्वेश्चन में हमें निकालना है व्हाट इज द वर्क डन। तो वर्क डन ये हमें निकालना है। ठीक है, कैसे निकाल सकते हैं वर्क डन, अभी पढ़ा हमने क्या होता है, फोर्स इनटू द डिस्प्लेसमेंट। क्वेश्चन में फोर्स गिवन है कितना है, 5 न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट कितना है, 2 मीटर्स।
ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 10 न्यूटन मीटर, नहीं तो 10 जूल, दोनों लिख सकते हो। ठीक है, तो ये कितना क्या आया हमारा वर्क डन, कितना आया 10 जूल आया, नहीं तो 10 न्यूटन मीटर। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना जो भी यूनिट्स हो एसआई यूनिट में होनी चाहिए। क्वेश्चन में यहाँ पे ऑलरेडी एसआई यूनिट में था, न्यूटन भी और मीटर भी। अगर नहीं होता तो हम इसे एसआई यूनिट में कन्वर्ट करते और फिर यहाँ इस फॉर्मूले में लगाते, तब जाके हमारा सही आंसर आता। ठीक है, तो ये बात ध्यान रहे, जब भी आप किसी भी फॉर्म से, इसी फॉर्मूले के लिए नहीं है, फिजिक्स में किसी भी चीज़ में अगर आप करो, अगर आप न्यूमेरिकल्स करो, तो हमेशा याद रखो अगर आपको फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करनी है वैल्यूज, तो जो यूनिट्स हैं वो हमेशा एसआई यूनिट में होनी चाहिए। अगर एसआई यूनिट में नहीं है तो उसे कन्वर्ट करो फिर सब्स्टिट्यूट करो। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं और हम इसी वर्क के बारे में हम और चीज़ें देखते हैं। जैसे कि मान लो एक सिचुएशन लेते हैं जहाँ पे अभी तक हमने क्या देखा, क्वेश्चन में भी क्या गिवन था, हमेशा जो मोशन था वो कहाँ होता है, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। यहाँ भी अगर आप देखो क्वेश्चन में था जो ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड थ्रू 2 मीटर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, मतलब अगर आपका फोर्स इधर लग रहा है तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी इसी डायरेक्शन में, दोनों सेम डायरेक्शन में, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट बोथ। ठीक है, लेकिन ऐसा एक सिचुएशन कंसिडर करो जहां पे फोर्स की डायरेक्शन अलग हो और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अलग हो, या यूं कह लो ऑपोजिट हो। जैसे फोर्स इधर लग रहा हो लेकिन डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट हो, तो इस केस में हम वर्क डन कैसे निकालेंगे, और इसमें अगर डायरेक्शन ऑपोजिट होगा तो वहां पे जो वर्क डन होगा हमारा वो कैसे इन्फ्लुएंस होगा। तो अगर हम आगे चलें और डायरेक्शन की बात करें, तो अगर हम एक ऐसी सिचुएशन कंसिडर कर रहे हैं जहाँ पे फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो वो हम कैसे समझ सकते हैं। जैसे कि मान लो ये, जैसे आप देख रहे हो ये एक प्लेन ग्राउंड है, यहाँ पे एक बॉल रखी हुई है। ठीक है, और हमने बॉल को कुछ डिस्टेंस तक यहाँ पे h हाइट तक उठा दिया। ठीक है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, h हुआ, जितनी भी हाइट हुई वो उतना ऊपर जाएगा। और लेकिन उसके साथ साथ हम क्या जानते हैं कि जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, मतलब Fg से अगर मैं इसे डिनोट करूँ तो Fg मतलब फोर्स ऑफ ग्रेविटी तो हमेशा नीचे ही लगती है, हमने इतने चैप्टर्स में पढ़ा है ये। ठीक है, तो इस केस में क्या हो रहा है, जो डिस्प्लेसमेंट है वो तो ऊपर की तरफ हो रहा है, लेकिन जो ग्रेविटी है, जो ग्रेविटी की फोर्स है वो ऑपोजिट लग रही है। तो ये एक कैसा केस हो गया जहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन ऑपोजिट है, मतलब अपवर्ड है, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो, सॉरी ये उल्टा हो गया, जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड है, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, वो ऊपर की तरफ हो रहा है ना। तो ये एक केस कैसा हो गया जहां पे हमारा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आर इन ऑपोजिट डायरेक्शंस, जो कि पिछले केसेस से अलग है। वहां हम क्या देख रहे थे, जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन में मोशन भी हो रहा था, उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी था। लेकिन ये एक ऐसा केस है जहां पे फोर्स एक अलग डायरेक्शन में है और डिस्प्लेसमेंट उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, एक और केस लेते हैं। हमने पढ़ा था पिछले चैप्टर्स में क्या, रिटार्डेशन के बारे में पढ़ा था। किसके बारे में पढ़ा था, रिटार्डेशन। क्या होता है रिटार्डेशन, इट इज द नेगेटिव एक्सेलरेशन, है ना, नेगेटिव एक्सेलरेशन को ही तो रिटार्डेशन बोलते हैं, ये पढ़ा था हमने। इट इज इक्वल टू नेगेटिव एक्सेलरेशन। अच्छा, तो अब हमें नेगेटिव एक्सेलरेशन कैसे मिलेगी, अगर हम कोई रिटार्डिंग फोर्स लगाएं। फॉर एग्जाम्पल हमने एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स पढ़ा था, कैसे था वो, जब कार मूव कर रही होती है और अगर आपको उसको रोकना होता है तो कैसे करते हो, ब्रेक्स लगाते हो। ब्रेक्स लगाते हो तो क्या होता है, आप एक्चुअली कार को, अगर कार इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, मान लो उसका मोशन इस तरफ है, उसका डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ये है, तो अगर आपको मूव करना है तो फोर्स, अगर आप रिटार्डिंग फोर्स लगाओगे तो वो कहाँ, ऑपोजिट डायरेक्शन में वो एक्ट करेगी, जिसकी वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा, वो नेगेटिव होगा। एक्सेलरेशन ये हमने पहले पढ़ा हुआ है ना। तो इस केस में भी क्या होगा, ये भी एक और कंडीशन होगा जहाँ पे फोर्स कहाँ एक्ट कर रही है, पीछे की तरफ, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कहाँ होगा, आगे की तरफ, चाहे कम ही होगा लेकिन होगा आगे की तरफ, है ना। तो दिस इज अनदर केस जहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, तो इन केसेस में, ये जो दो केस हमने देखे, एक एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स और एक ये वाला, अगर हम यहाँ पे दोनों केस में देखें तो यहाँ पे क्या है, फोर्स डिस्प्लेसमेंट क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो अगर हम यहाँ पे कंसिडर करें कि हम कैसे पता लगाएंगे कि इस केस में हमारा वर्क डन क्या हुआ, कितना हुआ, तो इसके लिए व्हाट डू वी डू, पहले तो हम समझते हैं कि अगर मान लो दो केसेस अभी तक हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, पहला केस क्या है, जहां पे फोर्स एंड एक्सेलरेशन, ठीक है,
आर इन सेम डायरेक्शन। ये केसेस हम अभी तक पढ़ रहे थे। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, इसके बारे में जो वर्क डन होगा, इस केस में जो हमारा वर्क डन होगा, वर्क डन इन दिस केस क्या होगा, विल बी पॉजिटिव, विल बी पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि दोनों आर इन द सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में हो रहा है। लेकिन जो दूसरा केस जो हमने अभी पढ़ा, जहां पे हम ब्रेक्स की बात कर रहे थे या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो ऑपोजिट डायरेक्शन में मोशन हुआ उसकी बात कर रहे थे, अगर हम वहां देखें जहां पे एफ एंड एस आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, अगर हम यहां बात करें तो वर्क डन कैसा होगा इस केस में, वर्क डन इन दिस केस इज नेगेटिव, है ना। तो यहां पे हम क्या लिखते हैं, प्लस डब्ल्यू, और यहां पे क्या लिखते हैं, माइनस डब्ल्यू, क्योंकि यहाँ पे जो वर्क डन हुआ है वो नेगेटिव हुआ है और यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव वर्क डन हुआ है। ठीक है, तो अब ऐसा क्यों, क्योंकि दोनों केसेस में अगर आप देखो तो जो एंगल बन रहा है, इसको अगर मैं ऐसे समझाऊं, ये बात आई होप क्लियर है। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में एफ और एस तो पॉजिटिव वर्क, और अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में तो नेगेटिव वर्क। ठीक है, इतनी बात है। अब अगर मैं इसको समझें कि पॉजिटिव नेगेटिव क्यों आया, तो इसको ऐसे देखते हैं। मान लो बॉल वाला केस ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये बॉल है। ठीक है, अब क्या किया हमने, इसे ऊपर उठा दिया बाय सम हाइट, हाइट या डिस्प्लेसमेंट जो भी मान लो, एस मान लेते हैं इसको। ठीक है, और हमारा जो इसका डायरेक्शन क्या है, क्योंकि एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होती है वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम इसका ऊपर की तरफ मान लेते हैं, ये डायरेक्शन है ऊपर अपवर्ड्स। और जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहाँ लग रही है, वो नीचे लग रही है, डाउनवर्ड्स। तो एफ जी इसका डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है। ठीक है, अब मैं इसको अगर मैं यहाँ थोड़ा इन एरोज को ड्रॉ करूँ, ये क्या है, ऊपर मतलब एस वाला एरो डिस्प्लेसमेंट वाला, और इसी के साथ अगर मैं ड्रॉ करूँ नीचे, ये क्या है, कौन सा एरो है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी वाला एरो है ना। अगर मैं इन दोनों को ज्वाइन कर दूं तो ये सीधी लाइन बन जाएंगी, और जो एरोज है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो अगर मैं एंगल देखूं इसका, मान लो ये पॉइंट ओ है और यहाँ पे ये एस का है और ये बी का है। ठीक है, तो अगर मैं इस पॉइंट पे एंगल देखूं, ओ ए और ओ बी के बीच का एंगल, तो क्या ये हो सकता है कि ये 180 डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ पे, है ना। ये 180 डिग्री का एंगल बन रहा है, विच इज स्ट्रेट लाइन में एंगल हमेशा 180 का बनता है, बिल्कुल वैसा वाला केस है ना। सिमिलरली अगर हम कार की बात करें, जब उसे ब्रेक लगा रहे हैं तो इनिशियली क्या है, मान लो ये पॉइंट है, वो पहले कहाँ जा रही है, ऐसे जा रही है, एस कुछ मूवमेंट मोशन कर रही है, डिस्प्लेस हो रही है आगे की तरफ, फिर हमने फोर्स लगाया पीछे की तरफ। ठीक है, तो फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, ऑपोजिट होगा। तो यहाँ पे फोर्स है, तो अगर मैं इसे ओ मानूं, फिर से अगर हम इसे ओ मान लेते हैं और इससे मैं मानती हूँ ये तो फोर्स है और ये डिस्प्लेसमेंट है, तो अगर मैं इसे कहूँ ए और ये बी है, तो इन दोनों के बीच का एंगल फिर से कितना हुआ, 180 डिग्री हुआ, है ना। तो यहाँ पे दोनों केसेस में और ऐसे हर केस में जहां पे भी अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट है तो एंगल क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो इसीलिए क्योंकि ये दोनों बिल्कुल ऑपोजिट है, इसीलिए हम कहेंगे इन दोनों केसेस में वर्क डन कैसा है, वर्क डन विल बी नेगेटिव। ठीक है, तो ये कैसा केस हुआ, दिस विल बी अ केस ऑफ नेगेटिव वर्क डन। ठीक है, दिस इज द केस ऑफ नेगेटिव वर्क डन। तो यहां पे हम क्या कहेंगे, यहां पे हम ये कहेंगे, इसमें दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है, देयर कैन बी टू पॉसिबिलिटीज। वर्क डन पॉजिटिव का फर्स्ट केस में ले रही हूं। ठीक है, क्या होता है, एफ इंटू एस। ठीक है, ये तो फर्स्ट केस है, जब कैसा है, पॉजिटिव डब्ल्यू, मतलब पॉजिटिव वर्क डन हुआ है। अब सेकेंड केस लेते हैं, यहां पे क्या है, वर्क डन, फिर से क्या होता है, एफ इंटू एस, और यहां पे लेकिन क्या है, नेगेटिव डब्ल्यू। तो दो पॉसिबिलिटीज बनती है। फर्स्ट क्या बन सकती है, फोर्स नेगेटिव है, मतलब माइनस एफ और एस पॉजिटिव है। ठीक है, माइनस एफ और एस पॉजिटिव है, ये पहला पॉसिबिलिटी है जो बन सकता है। और जो ए और ये सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, एफ और ये नेगेटिव एस। ठीक है, दोनों में से कोई एक चीज हो सकती है। दोनों ही केस में अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, माइनस एफ एस, इधर भी क्या आएगा, माइनस एफ एस। तो दो चीजें हो सकती है, या तो फोर्स नेगेटिव है
या तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है। दोनों ही केसेस में क्या आएगा, हमें नेगेटिव साइन मिलेगा, ये हम जानते हैं, प्लस इंटू माइनस माइनस। तो दोनों ही केस में हमें क्या मिलेगा, नेट नेगेटिव वर्क मिलेगा, नेगेटिव वर्क डन मिलेगा। तो नेगेटिव वर्क डन की ये दोनों पॉसिबिलिटीज हमने देख ली कि एक में फोर्स नेगेटिव हो सकता है, दूसरे केस में डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है। ठीक है, तो अब इसको, इस बात को अगर हम लिखें तो क्या लिख सकते हैं, इसी स्टेटमेंट को जो हमने अभी समझा, we can write this as work done is negative when force acts opposite to the direction of डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो इफ वर्क डन इज नेगेटिव व्हेन फोर्स एक्ट ऑपोजिट द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इस तरीके से अगर मैं क्या लिखूं, वर्क डन इज पॉजिटिव, दो केसेस पढ़े ना हमने, तो फर्स्ट केस ये है और ये सेकंड केस है। तो वर्क डन इज पॉजिटिव व्हेन फोर्स इज in the direction of displacement। ठीक है, तो ये बात हमने समझी। ये दो केसेस हो सकते हैं, या तो पॉजिटिव हो सकता है तो नेगेटिव हो सकता है। क्यों? क्योंकि वर्क डन के पास भले ही कोई डायरेक्शन नहीं है, लेकिन उसके वो जिन चीज़ों पर डिपेंड कर रहे हैं, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों के पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। तो इसलिए किसी एक का भी अगर डायरेक्शन ऑपोजिट हुआ तो क्या होगा, वर्क डन कैसे होगा, नेगेटिव वर्क डन होगा। ठीक है, तो ये बात हमने अभी समझी। अब अगर हम इसके बेस पे एक न्यूमेरिकल करते हैं विच विल हेल्प अस अंडरस्टैंड ज़्यादा अच्छे से, तो अगर मैं ये क्वेश्चन लिखूं न्यूमेरिकल का तो क्या होगा, तो यहाँ पे क्वेश्चन है, अ पॉटर lifts a luggage of 15 kg। ठीक है, 15 kg का लगेज है जो उसने उठाया हुआ है, फ्रॉम द ग्राउंड एंड puts it on his head 1.5 meter above the ground। Calculate the work done by him on the luggage। ठीक है, तो ये कंडीशन है जहाँ पे एक क्वार्टर आदमी, मान लो कोई भी, उसने क्या किया, उसने लगेज लिया, 15 किलो उसका वेट है, और क्या किया, उसे ग्राउंड पे पड़ा हुआ था उतना वेट उसने उठाया, अपने सर पे रखा, और कितना डिस्टेंस था ग्राउंड, जैसे ये ग्राउंड है, ठीक है, यहाँ पे क्या पड़ा था, यहाँ पे कुछ लगेज पड़ा हुआ था लेट्स से, तो उसने क्या किया, इसने इसे उठाया और इसको कितना ऊपर लेके गया, 1.5 मीटर्स, 1.5 मीटर ऊपर लेके गया, और इसका वेट कितना था, 15 केजी। इसको उठाया और अपने सर पे रख लिया। ठीक है, अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें इसका वर्क डन करना है, कैलकुलेट कितना ऑन बाय हिम ऑन द लगेज, कितना वर्क डन हुआ। तो पहली बात तो ये बिल्कुल सिमिलर है, कैसा वैसा वाला केस है जहाँ पे बॉल पड़ी थी और वो ऊपर हमने बॉल को उठाया था, तो हमने क्या कहा था, डिस्प्लेसमेंट इधर ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, और जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी वो कहाँ है, वो नीचे लगेगी, तो ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शंस में है ना। तो यहाँ पे हम इसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। तो अगर हम अब इस क्वेश्चन पे फोकस करें तो क्या हो सकता है, क्या लिखेंगे, वी कैन राइट मास ऑफ द लगेज जो हमें गिवन है, क्या है, m 15 kg, और भी हमें कुछ गिवन है। हम ये डायग्राम आई होप क्लियर हो गया होगा, मैं इसे हटा देती हूँ, ये बिल्कुल पिछले वाले केस से सिमिलर है। ये क्या हो सकता है, एंड द डिस्प्लेसमेंट
डिस्प्लेसमेंट भी गिवन है, डिस्प्लेसमेंट कितना है 1.5 मीटर, ठीक है। तो इतनी बातें हमें क्वेश्चन में दी हुई है। तो अगर हम इसको सॉल्व करें और वर्क डन निकालें तो कैसे निकाल सकते हैं, हमें पता है वर्क डन के बारे में हमने पढ़ा है। वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। ओके, अब क्या हमें क्वेश्चन में फोर्स गिवन है, हमें फोर्स नहीं गिवन है, लेकिन क्या गिवन है, हमें मास गिवन है। तो फोर्स क्या होता है, क्योंकि ये ग्रेविटी का क्वेश्चन है तो हम क्या करेंगे, अगर न्यूटन का सेकेंड लॉ लगाएं तो क्या होगा, एम ए, है ना, एफ इज इक्वल टू एम ए, एफ की जगह एम ए आ जाएगा और इंटू एस। अब लेकिन क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगी, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, एम जी एस, है ना, ए की जगह जी आ जाएगा। ये बात हमने करी हुई है पहले। तो मास कितना गिवन है क्वेश्चन में है, इज 15, जी की वैल्यू क्या है, हम इसको 10 ले लेते हैं, ठीक है, फॉर कन्वीनियंस, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। और एस मतलब कितना डिस्प्लेस हुआ, इट इज 1.5 मीटर, है ना। तो हम यही लिखेंगे 1.5। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 15 इंटू 15, 10 से ये पॉइंट हट जाएगा, सॉल्व करोगे कितना आएगा, 225। यूनिट्स क्या होंगी, न्यूटन मीटर, या फिर क्या लिख सकती हूँ मैं इसको, 225 जूल्स, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये कितना हुआ हमारा वर्क डन, दिस इज द केस फॉर वर्क डन, ठीक है। लेकिन हमें इस बात पे अगेन ये बात याद रखनी है कि ये ऑपोजिट हुआ है, तो यहाँ पे हम इसको नेगेटिव कंसिडर करेंगे, ठीक है। दिस विल बी नेगेटिव वर्क डन। क्यों, क्योंकि जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन थी वो नीचे थी, तो फोर्स भी नीचे लगी थी, ग्रेविटेशनल फोर्स, पर उसने ऊपर उठाया, तो ऊपर की तरफ लगा हमारा, ऊपर की तरफ क्या हुआ हमारा डिस्प्लेसमेंट, पर फोर्स नीचे था, तो 180 डिग्री, या फिर कह लो ऑपोजिट डायरेक्शन। तो इसीलिए हम कहेंगे कि यहाँ पे जो वर्क डन हुआ विल बी नेगेटिव 225 जूल्स, ठीक है। तो ये हमारा पूरा लेक्चर था आज का बेस्ड ऑन वर्क। हम अगला जो लेक्चर है उसमें हम कंसिडर करेंगे एनर्जी, जो कि इस चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट है, ठीक है। तो तब तक के लिए आप सारी वीडियोस देखो, कॉन्सेप्ट समझो, और वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। तब के लिए थैंक यू, बाय बाय।